हरियाणा पीसीएस मेंस का जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर है जिसका एग्जाम 28 जून को सेकंड शिफ्ट में हुआ है। मैं आगे बढ़ाता जाता हूँ, आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। साथ में हम लोग इसका एनालिसिस भी देखेंगे हर एक क्वेश्चन का कि क्या-क्या की पॉइंट हम लोगों को लिखना था एग्जाम में, जिससे कि एग्जामिनेशन जो अपना मॉडल क्वेश्चन से चेक करे तो उसको पता लगे कि ये लिखना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा कि भारत में अनुसूचित जनजातियों के भूमि अधिकारों को सुरक्षा और संरक्षण के लिए अपनाए गए संवैधानिक और विधायी उपायों पर चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको लिखना था जो संवैधानिक उपाय है, इसमें कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के बारे में लिखना था, और आर्टिकल 19(5) जिसमें जनजातीय हितों में कहीं भी बसने के उचित प्रतिबंध पे उसके बारे में मेंशन करना था। और उससे भी ज़्यादा आपको पेशा के बारे में लिखना था। जो पेशा है, पेशा के बारे में आपको मेंशन करना था 1996 का। ये आपको मेंशन करना था कि ग्राम सभा की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, तथा वन अधिकार अधिनियम एफआरए एक्ट 2006 2006 के बारे में लिखना था। तो सबसे पहले आपको क्या है, 5th शेड्यूल लिखना था, 6th शेड्यूल का मेंशन करना था, फिर आपको पेशा 96 के बारे में वर्णन करना था आपको, फिर आपको एफआरए एक्ट 2006 में वो आपको लिखना था। ठीक है, जिसमें कि क्या है, पारंपरिक पट्टों और वनाधिकारों की कानूनी मान्यता के बारे में लिखना था। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। ऐसे आप लिखोगे, जो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट, तो उनका क्या होता है कि चेक करते वक्त उनको आसानी होती है कि हाँ ये की पॉइंट लिखा हुआ है। दूसरा है हमारा संवैधानिक वयस्क मताधिकारों को शुरुआत में भारत के सामाजिक क्रांति कैसे लाई। ठीक है, हमारा क्या है कि संवैधानिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत में भारत में सामाजिक क्रांति कैसे लाई, 150 वर्ड में लिखना है, 4 मार्क्स का है। बहुत सारे जो पीसीएस होता है इसमें 10 मार्क्स का रहता है। तो इसमें आपको जो लिखना था, इसमें जातिगत बाधाओं का उन्मूलन था, लैंगिक समानता था, और कल्याणकारी राजनीति। सबसे पहले जातिगत बाधाओं में आपको लिखना था, सवर्ण और शोषित वर्गों का एक ही कतार में खड़ा कर पुरानी सामाजिक पदानुक्रम की कड़ी चुनौती दी गई। लैंगिक समानता, जो कि पश्चिमी देशों के विपरीत भारत ने स्वतंत्रता के साथ महिलाओं को बिना किसी शर्त के पूर्ण राजनीतिक अधिकार दिए। हाशिए पे जो लोग थे उन्हें वोट बैंक की शक्ति मिलने से क्या हुआ, उन्हें जन कल्याण बढ़ा, आरक्षण और शिक्षा की व्यवस्था हुई। तो ये आपको की पॉइंट आपको लिखना था। तीसरा हमारा क्या है कि 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, उसके प्रमुख प्रावधान लिखना है, तथा भारतीय संवैधानिक ढांचे पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपातकाल के बीच में आया गया था कि क्या है हमारा कि संवैधानिक संशोधन 1976 है ये। ठीक है, तो इसमें इसमें हमको क्या-क्या लिखना है, आपातकाल के दौरान लाया गया था व्यापक संशोधन, जिससे क्या क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसको वर्णन कर लिख दीजिएगा उसमें कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपको ये भी लिखना है कि प्रस्तावना में इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पथनिरपेक्ष और अखंडता। ये आपको लिखना है। फोर्थ ए, 42वां संविधान संशोधन में आपको क्या लाया गया था, प्रस्तावना, उसके बारे में लिखना है। उसमें क्या-क्या शामिल किया गया था, इसका फोर्थ ए है, जिस संवैधानिक इसको अधिकार है। 10 मौलिक कर्तव्य हैं, 10 मौलिक कर्तव्य ये आपको लिखना है। और इसमें क्या-क्या किया गया था, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाकर 5 से 6 साल कर दिया गया था। संवैधानिक ढांचे पर प्रभाव क्या पड़ा था, इसने सांसदों को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने तथा न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति को सीमित करने का प्रयास किया गया इसमें, जिसमें मूल शक्ति संतुलन प्रभावित हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना था कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसमें प्रस्तावना लाया गया जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं, और इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता। इसे क्या है, भाग 4 ए में लाया गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और संवैधानिक ढांचे पर प्रभाव क्या हुआ, संसद को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया गया, न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति को सीमित कर दिया गया, जुडिशियल रिव्यू को, साथ में मूल शक्ति संतुलन था वो भी प्रभावित हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि संघ एवं राज्यों के बीच राजकोषीय संतुलन के उपकरण के वित्त आयोग के कार्य क्षेत्र एवं सीमाओं का विवेचना कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग को तो ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो ही जाता है हमारा। तो इसमें हमको लिखना था कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के न्याय संगत बंटवारे को विनियमित करने वाली संवैधानिक संस्था है ये। इसके बाद फाइनेंस कमीशन, इसका आप जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो वर्णन है वो लिख दीजिए कि आर्टिकल 280 में इसका वर्णन है। और इसमें ये लिखिएगा, आर्टिकल 280 के तहत वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के वितरण के सूत्र को तय करना और राज्यों को सहायता अनुदान देना था। ठीक है, इसमें साथ में आप इसमें इसकी लिमिटेशन भी लिख दीजिएगा। साथ में इसकी लिमिटेशन में क्या लिखिएगा, इसमें से इसकी सिफारिश है जो केवल सलाहकारी है। ठीक है, ये सिर्फ सलाह दे सकता है, केंद्र और राज्यों के विभाज्य पूल से बाहर सेस और सरचार्ज लगाने के राज्यों के वास्तविक वित्तीय हिस्सा को लगातार कम होता जा रहा है। मतलब क्या है कि जो सेस और सरचार्ज है, जो कि सिर्फ केंद्र लगा सकता है, स्टेट के पावर ये खत्म कर दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको लिखना है जो, और साथ में आपको जो 16th है जो कि फाइनेंस कमीशन, इसके बारे में भी लिखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं।
एक शायद छूट गया था, चौथा है दल विदो दल वि दल बदल विरोधी कानून के बारे में हम लोग का एक क्वेश्चन आया है, तो ये तो देख सकते हैं आजकल में इम्पोर्टेंट था ही। तो इसमें आपको क्या-क्या लिखना था? सबसे पहले आप कोर कॉन्सेप्ट में लिख सकते थे, क्योंकि हरियाणा का ही केस था आया राम गया राम की दल-बदल की राजनीति पर रोक लगाने के साथ उत्पन्न हुआ था। ये नेगेटिव विधायी प्रभाव था, ठीक है? इसमें क्या-क्या कॉन्सेप्ट में आपको पी की पॉइंट में लिखना है कि व्हिप का अत्यधिक प्रभाव है, वैचारिक स्वतंत्रता का हनन है, इसमें क्या-क्या हुआ है, स्पीकर की भूमिका के बारे में हम लोगों को लिखना था। ठीक है। छठा प्रश्न है हमारा कि जनहित याचिका पीआईएल के बारे में है। जनहित याचिका के विस्तार ने न्याय तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण किया है, किंतु इसे न्यायिक अतिक्रमण संबंधी चिंताएं भी उत्पन्न की है। इसके बारे में लिखें, परीक्षण कीजिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पीआईएल के बारे में। तो इसमें आपको क्या लिखना है कि न्याय का लोकतंत्रीकरण किया गया, मतलब लोकस स्टैंडाई किया गया, कि नियमों को ढीला कर वंचित कैदियों, पर्यावरण अधिकारियों को कमी कमी के किसी भी तीसरे नागरिक को सीधे न्यायालय की अनुमति दी गई। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसमें क्या है, जुडिशियल ओवर रीच हो गया। क्या है कि न्यायालयों द्वारा नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण नियमावली, प्रशासनिक नियुक्तियां अत्यधिक हस्तक्षेप होने लगा। सेपरेशन ऑफ पावर दोनों में क्या हो गया, एक दूसरे में मिल गया। साथ में सिद्धांतों को चुनौती दी गई। तो यहाँ ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हमेशा पूछा जाता है। जो पीवीआईक्यू में दिखेगा तो ये अक्सर पूछा ही जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत में भाषाई अल्पसंख्यक की सुरक्षा हेतु तंत्रों की तुलना धार्मिक अल्पसंख्यकों को उपलब्ध संवैधानिक संरक्षणों से कीजिए। ठीक है। तो इसमें आपको लिखना था, सबसे पहले आपको इसमें वर्णन कर देना था क्या, आर्टिकल 350 ए के बारे में। ये सब ध्यान रखिएगा। आर्टिकल जब आप फैक्ट लिखते हैं तो वहाँ पे उनके दिखता है जो मॉडल आंसर में कि हाँ ठीक है। आर्टिकल 50 ए क्या है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुधार। साथ में 350 बी के बारे में भी लिखना है कि भाषा या अल्पसंख्यकों के लिए विशेष आयोग की नियुक्ति। सिर्फ उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको धार्मिक अल्पसंख्यक संरक्षण के बारे में लिखना है। जो आर्टिकल जो मेंशन है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, इसमें क्या लिखना है आपको कि धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक मामलों के प्रबंधन और करों से मुक्ति का विशेष अधिकार के बारे में लिखना है। फिर समान संबंधित संरक्षण अधिकार, फिर आर्टिकल 29 का वर्णन करना है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले आर्टिकल 350 ए, 350 बी, फिर धार्मिक अल्पसंख्यक संरक्षण के बारे में आर्टिकल 25 से 28, फिर समान संवैधानिक संरक्षण आर्टिकल 29 के बारे में हम लोग लिखना है। साथ में आर्टिकल 30 के भी लिख देंगे, जिसमें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दोनों प्रकार के अल्पसंख्यकों के समान रूप से उपलब्ध है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि डिजिटल गवर्नेंस के बारे में। डिजिटल शासन उन्हें जन समूहों को बहिष्कृत करने का जोखिम रखता है, जिनकी सेवा करना उसका उद्देश्य है। कल्याण वितरण के संदर्भ में उसका इस कथन का परीक्षण कीजिए। आप लोग हिंदी में जब क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में आप इंग्लिश में भी पढ़िए। तो इसमें क्या है, डिजिटल डिवाइड के बारे में आपको लिखना है। डिजिटल डिवाइड क्या है कि ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी, बिजली आपूर्ति या स्मार्टफोन के अनुपलब्धता से गरीब गरीब लोग हैं जो कि योजना से बाहर हो जाते हैं। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे पीडीएस जो सेंटर है वहाँ पे जब ये लोग लेने जाते हैं जो अपना सामान, वहाँ पे क्या होता है, बहुत बहुत बार उनका क्या रहता है कि आधार कार्ड उन वो जो फिंगरप्रिंट है वो काम नहीं करता, उसकी वजह से उनको नहीं मिल पाता है चावल जो दाल है जो भी। तो उनसे क्या होता है कि डिजिटल डिवाइड हो रहा है। दूसरा क्या है, तकनीकी निरक्षरता। तकनीक को समझ न होने के कारण गरीब लाभार्थी डिजिटल सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बिचौलिए पर निर्भर हो जाते हैं। ठीक है। फिर जो सिस्टमेटिक विफलताएं हैं, जिससे बायोमेट्रिक मिसमैच के कारण उसे पीडीएस या पेंशन से वंचित होना है। तो ये हमारा जो कीवर्ड है डिजिटल डिवाइड लिखना है, तकनीकी निरक्षरता के बारे में लिखना है। फिर सिस्टमेटिकल जो सिस्टम के कारण उनके जो दिक्कतें आती हैं वो हमको लिखना है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला देख लेते हैं क्या है। अगला इवेल नौवा क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंडिया डेवलपमेंट पार्टनरशिप मॉडल विद कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल डोनर एंड अप्रोचेज। ये आईआर का क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या क्या लिखना था, आप लोग सुने ही होंगे कि ग्लोबल साउथ का वर्णन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बहुत बार किया गया है। तो पारंपरिक जो बेस्ट मॉडल है उसके बदले में सहायता के बदले में कड़ी आर्थिक राजनीतिक शर्तें थोपी जाती थी, संप्रभुता से समझौता करना पड़ता था, डेप ट्रैप का निर्माण होता था। तो भारत का इसमें मॉडल क्या है, डिमांड ड्रिवन मॉडल है। दृष्टिकोण जो बिना किसी शर्त के भागीदार देश की संप्रभुता का सम्मान करता है। इसमें इसके प्रमुख स्तंभ क्या है, आईटेक कार्यक्रम है, तकनीकी हस्तांतरण है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, और लाइन ऑफ क्रेडिट देना है। जो हाल ही में आप देखे होंगे कि श्रीलंका के साथ भी लगभग $3 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया, और साथ ही उन्होंने मालदीव को भी दिया गया। ठीक है। 10वां प्रश्न है हमारा, 10वां है। अगला प्रश्न है हमारा खाप पंचायत के बारे में, जो कि हरियाणा और राजस्थान में बहुत ही फेमस है ये। पहला है हमारा क्या,
कि खाप पंचायत जैसी संवैधानिक संस्थाओं की निरंतरता विधि के शासन और व्यक्तिगत अधिकारियों के संरक्षण के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करती है। हरियाणा के संदर्भ में परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है। विधि के शासन को ये चुनौती देते हैं। हरियाणा में जो खाप पंचायतें होती है, जो संविधानेतर संस्थाओं के समानांतर न्याय प्रणाली चलाती है, ठीक है, जो कि वैध और न्यायपालिका को दरकिनार करती है। मानवाधिकारों का हनन होता है, जिसे ऑनर किलिंग, अंतर्गोत्र जो इंटरकास्ट जो मैरिज होता है उनका बहिष्कार किया जाता है, महिलाओं पे उसमें पाबंदियां लगा दिया जाता है। इसमें संविधान का उल्लंघन क्या है, या इसमें आप लिख सकते हैं आर्टिकल 14 का आप इसमें लिख सकते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है कि खाप पंचायत को क्या क्या है कि समानांतर वो अपना कोर्ट जैसे उनको चलाते हैं, उसमें ऑनर किलिंग जैसे इंटरकास्ट मैरिज को बहिष्कार किया जाता है। ये सब आपको मेंशन करना था। अगला 10वां है, 11वां प्रश्न है हमारा कि भारत में द्वितीय सदन से जुड़ी दार्शनिक और संवैधानिक बहस का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेप्थ सराउंडिंग सेकेंड चैम्बर्स इन इंडिया। तो इसमें हम लोग को क्या लिखना था, तो इसमें हम लोगों को लिखना था द्विसदनीय व्यवस्था के पक्ष में तर्क लिखना था। जो लोकसभा जो द्विसदनीय है कि लोकसभा राज्यसभा, उसके पक्ष में तर्क लिखना है। संघवाद का प्रतिनिधित्व के बारे में लिखना है, जैसे कि इसमें संघवाद का प्रतिनिधित्व में राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र स्तर पर एक मंच के रूप में कार्य करती है। साथ में आपको शक्तियों को सीमित करने का कारण लिखना पड़ेगा। जैसे लोकसभा का मूल सिद्धांत है कि संप्रभुता सीधे जनता जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो कि लोकसभा में निहित होनी चाहिए, इसलिए धन विधेयक पर राज्यसभा को शून्य शक्ति दी गई है और सरकार केवल निचले सदन के प्रति उत्तरदायी बनाई गई है। हम लोग को लिखना था। अगला प्रश्न है अगला हमारा ब्रिक्स से है कि ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिक्स एंड एक्सप्लेन द मेजर फैक्टर एंड कंट्रीब्यूटेड टू इट्स इमरजेंस एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। ये आप लोग लिख सकते हैं, साथ में आप इसको करंट से रिलेट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें आप लिखिएगा इसका इवोल्यूशन कैसा हुआ, ये पूछा गया इवोल्यूशन। तो सबसे पहले 2001 में विचार आया था, आप जानते हैं जिम ओनील जो गोल्डमैन सैक्स के थे उनके द्वारा, ये आप लिख सकते हैं। फिर 2009 में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स बन गया। अभी इसके 9 मेंबर हैं, शायद 9 या 10 है। अर्जेंटीना इससे बाहर निकल चुका है। फिर इसके जो उदय के कारक क्या थे, ब्रेटन वुड संस्था थे, IMF, वर्ल्ड बैंक और बेस्ट के जो देश थे उनको चुनौती देना था, वैश्विक आर्थिक प्रशासन में सुधार लाना था। इसमें क्या क्या विकास क्या क्या हुआ, जिससे NDB बना, न्यू डेवलपमेंट बैंक बना, जो कि स्थापना किया, और जो जो इसके अंदर जो देश हैं उनके लोन प्रोवाइड करता है, जिसमें कि मजबूत वित्तीय संस्थान बना दिया। ये ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करता है। अगला हमारा क्या है, अगला प्रश्न है हमारा GGI, गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ये देखते ही होंगे, गुड गवर्नेंस इंडेक्स है जो कि लोक शिकायत विभाग के द्वारा एक जारी किया जाने वाला इंडेक्स है। इसके 10 प्रमुख डायमेंशन है, ये आपको लिखने से कृषि, वाणिज्य, मानव संसाधन, स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, आर्थिक शासन, सामाजिक कल्याण, न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, ये आपको लिखना था। फिर इसके महत्व और लाभ क्या क्या है, प्रतिस्पर्धा बढ़ता है, संघवाद में डेटा संचालित नीति निर्माण को सुगम बनाता है, ये हमको लिखना था। 14वां प्रश्न है हमारा कि भारत में ऐतिहासिक रूप से गरीबी को किस प्रकार मापा गया है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में, जिसे MPI बोला जाता है, भारत में गरीबी मापन को किस प्रकार रूपांतरित किया है। तो ये 14वां प्रश्न। इसमें ऐतिहासिक मापन को क्या क्या था, इसमें आपको कमेटी का मेंशन करना है, जिसे अलग कमेटी है, लकड़वाला कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी है, रंगन राजन समिति है जो कि 2014 में आई थी। इसका सारा मेंशन करना है। न्यूनतम कैलोरी क्या चाहिए कि 2100, 2400 या दोनों आपको मेंशन करना है। फिर MPI रूपांतरण द्वारा जो नीति आयोग है उसके बारे में आपको लिखना था। इसके 12 संकेत है, वो भी आपको लिखना था, जैसे कि पोषण, बाल मृत्यु दर, स्कूली शिक्षा, 12 व्यापक मानक ये आपको लिखना था। तो सबसे पहले आपको ऐतिहासिक इसके जो मापन है, जिसमें 4-5 जो कमेटियां बनी थी वो लिखना था आपको। फिर जो मल्टी डायमेंशनल प्रोवर्टी इंडेक्स है उसके बारे में लिखना था नीति आयोग के द्वारा। फिर इसके 12 संकेत है वो आपको मेंशन करना था। फिर अगला प्रश्न है हमारा मौलिक अधिकार से रिलेटेड। इसमें क्या है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के निर्माण के पीछे दार्शनिक आधारों का परीक्षण कीजिए। संविधान सभा ने स्वतंत्रता, सामाजिक परिवर्तन, समानता और अल्पसंख्यकों के संरक्षण के बीच में संतुलन स्थापित करने किस प्रकार किया गया। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या क्या लिखना था। इसमें जो दार्शनिक आधार है, इसमें हम लोग को लिखना था जो दार्शनिक आधार में मौलिक अधिकार, मानव गरिमा के बारे में लिखना है, प्राकृतिक न्याय के बारे में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में, और राज्य की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाने में। ठीक है, उसमें स्वतंत्रता बनाम सामाजिक परिवर्तन में आपको आर्टिकल 19 का मेंशन करना था, और आर्टिकल 15 और 16 का वर्णन करना था आपको। ठीक है, फिर समानता बनाम अल्पसंख्यक संरक्षण में आपको आर्टिकल 14 के बारे में लिखना था, आर्टिकल 14 के बारे में, साथ ही आर्टिकल 29 और 30 जो कि अल्पसंख्यकों से रिलेटेड है, ये आपको लिखना था। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि फिर क्या है, 16वां है कि भारत में निजता के अधिकार पर विकसित होती न्याय शास्त्रीय अवधारणा, राज्य निगरानी व डेटा शासन, उन्हें निहितार्थ पर परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या लिखना
तो राइट टू प्राइवेसी है, इसमें तो आपको मेंशन कर देना है पुट्टास्वामी का जो जजमेंट है 2017 का, केएस पुट्टास्वामी का जो जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी, इसको आपको मेंशन करना था। निजता के अधिकार का आर्टिकल 21 के बारे में लिखना था। राज्य निगरानी के प्रभाव क्या क्या है, जिसमें सर्वेलेंस किया जाता है, इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनिटी के इसके बारे में मेंशन करना था। फिर आपको डेटा गवर्नेंस में आपको लिखना था, इस फैसले के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए डीपीडीपी एक्ट जो 2023 में लाया गया, ये आपको मेंशन करना था। अगला क्या है, अगला है हमारा कि राजकोषीय सशक्तिकरण के बिना बिना विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन, भारत में नगरीय स्थानीय शासन के संदर्भ में इस प्रतिपादन का परीक्षण कीजिए। डिसेंट्रलाइजेशन विदाउट फिजिकल एम्पावरमेंट इज इनकम्प्लीट। इसमें क्या आपको लिखना था कि जो 74वां जो संविधान संशोधन है 9th शेड्यूल का 9th बी का, उसके बारे में आपको लिखना था। संवैधानिक दर्जा गया उसका मेंशन करना था। शहरी निकायों के राजकोषीय चुनौतियों के बारे में लिखना था। फिर प्रशासनिक नियंत्रण होता है जिसे वित्तीय शक्तियों का वास्तविक नियंत्रण, ये आपको मेंशन करना था। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्या है कि भारत में गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की चुनौतियों तथा हाल की स्वास्थ्य आपात स्थितियों से प्राप्त शासन संबंधी सीखों का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को क्या लिखना था, सार्वजनिक स्वास्थ्य की क्या क्या चुनौतियां हैं कि इसके जीडीपी में सरकार का बजट इसमें बहुत कम रखती है, 1.5 से 1.2 रखती है हमेशा बजट। देखे होंगे, इस बजट का मेंशन आपको कर देना है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों और जो पीएचसी है उसकी भारी कमी है। उसमें क्या है कि जो अमीर परिवार है उनके लिए तो बहुत सही है, लेकिन जो गरीब परिवार हैं वो मात्र एक बीमारी से दूर होते हैं अपने गरीबी में जाने के लिए। साथ में आपको हालिया स्वास्थ्य आपातकाल के बारे में लिखना है, आर्टिकल जो कि कोविड-19 के बारे में आपको मेंशन करना है। साथ में आपको पीएचसी के बारे में मेंशन करना है जिला और ब्लॉक स्तर पर। साथ में सरकार के द्वारा जो क्या क्या किया गया उसमें कोविन का मेंशन करना है, सप्लाई चेन अच्छी हो रही है उसके बारे में, दवाइयों के ये मेंशन करना है आपको। अगला क्या है, भारत अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंध, सहयोग एवं रणनीतिक प्रतिस्पर्धा दोनों से आकार पता है। इंडियाज रिलेशन विथ इट्स मैरीटाइम नेबर्स इट्स शेप्ड बाय बोथ कोऑपरेशन एंड स्ट्रेटजिक कंपटीशन क्रिटिकली एग्जाम। हिंदी में पता नहीं क्या ये लोग लिख देते हैं। इसमें आपको क्या क्या लिखना है, इसमें आपको सागर विजन, जो सरकार का सागर विजन है, सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, ये आपको मेंशन करना है। सागर विजन के बारे में, सिक्योरिटी ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इसके बारे में, जिसके तहत भारत श्रीलंका मालदीव जैसे देशों के साथ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का कार्य करने लगा है। साथ में आपको बिम्स्टेक का भी मेंशन करना है। बिम्स्टेक के बारे में लिख देंगे एक फैक्ट कि 1997 में बना था। साथ में ये लिख दीजिएगा कि ये ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से समुद्री व्यापार का विकास किया जा रहा है। साथ में इसमें सरकार का स्ट्रेटजिक क्या प्रतिस्पर्धा है, चीन के स्ट्रिंग पल्स नीति के तहत श्रीलंका के हम्बन टोटा बंदरगाह और मालदीव में निवेश से भारत के परंपरा सुरक्षा, जो भारत को सुरक्षा क्षेत्र की जो चुनौती दे रहा है ये चीन। ठीक है, इसमें संतुलन की आवश्यकता है। भारत को पड़ोसियों के साथ सॉफ्ट पावर को मजबूत करने के साथ रणनीतिक पकड़ भी बनाना होगा। अगला है हमारा कि हरियाणा एक्सपीरियंस विद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव ऑफर इंपॉर्टेंट लेसन इन गवर्नेंस ऑफ सोशल एंड बिहेवियरल चेंजेस, क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है। इट सेप्ड आउटकम इंप्रूविंग द चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो आप इसमें साथ में सबसे पहले जो फैक्ट में आप जब लिखिएगा तो 2011 का इसमें लिख दीजिएगा। साथ सबसे पहले आपको क्या लिखना है, व्यवहारगत परिवर्तन की सीख मिला है। इसमें केवल दंडात्मक कानूनी काफी नहीं था, तो सेफ्टी विद डॉटर, महिला आइकॉन, समाज की गहरी पितृसत्तात्मक मानसिकता को बदलने का प्रयास किया गया। फिर चाइल्ड सेक्स रेशियो की सख्त निगरानी की गई। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण की ट्रैकिंग किया गया। अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कार्रवाई किया गया। ये सब आपको लिखना है। साथ में आपको चुनौतियां और आलोचना भी लिखनी है। जैसे कैग की रिपोर्ट के अनुसार योजना के कुल बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्या है, क्या आपको प्रचार और अवेयरनेस पे खर्च हो रहा है, जबकि बालिकाओं का स्वास्थ्य और शैक्षणिक बुनियादी ढांचों पर आपको क्या है इसमें निवेश कम हो रहा है। तो ये हमारा था जीएस पेपर 2 हरियाणा का, जिसका एग्जाम 28 जून को हुआ है। आज पेपर है जीएस पेपर 3 और 4, लास्ट डेट है एग्जाम का।